नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। कोरोना का जो कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो रफ्तार है वो धीमे होने के बजाय या थमने के बजाय और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। ऐसा हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि पिछले 24 घंटों में जो मामले आए हैं कोरोना को लेकर वो आंकड़े 4000 के आसपास हैं। ये दूसरी दफा ऐसा हो रहा है जब 4000 के आसपास के आंकड़े आ रहे हों और यही सबसे ज्यादा चिंता का सबब बना हुआ है। चाहे देश में राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र की सरकार, सभी सरकारें पूरी मुस्तैदी के साथ कोरोना को हराने में जुटी हैं। लेकिन ये वैश्विक चुनौती इतनी बड़ी है कि इससे पार पाना फिलहाल मुमकिन सा नहीं दिख रहा है। भारत के साथ पूरी दुनिया की जो पिक्चर है, जो आंकड़े हैं वो हम आपको बताते हैं। उसके बाद जो हो रहा है हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर देश के संदर्भ में, उस पर हम आपका ध्यान लेकर चलेंगे। दुनिया में जो आंकड़ा है वो 29 लाख के पार अब चला गया है। ये देखिए 29 लाख 39 लाख पूरी दुनिया में अब कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या है। 13 लाख से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हुए हैं इस कोरोना वायरस से। 27,000 से ज्यादा लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है। देश में आप देखिए, देश में तो कोरोना का जो आंकड़ा है वो 59,000 के पार चला गया है भारत के परिप्रेक्ष्य में। और कोरोना से अब तक 17,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। वहीं देश में 1900 के आसपास लोगों की मौत भी हुई है। अब जरा हम राज्यवार देखें तो गुजरात में जो कोरोना का आंकड़ा है वो 7,000 के पार चला गया है। उत्तर प्रदेश में 3,200 के पार चला गया है। 1,800 एक्टिव केसेस हैं। आज एक बार फिर 2-3 दिन पहले एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बयान दिया था कि जून और जुलाई के महीने में ये अपने पीक पर पहुंच सकता है, ये अपने पीक पर पहुंचेगा, लिहाजा आने वाले दिन और चैलेंजेस भरे होंगे। आज एक बार फिर से एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आज अहमदाबाद में थे और वहां उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि दरअसल अब ये जो कोरोना वायरस है ये हमारे घरों के बहुत करीब आ रहा है, लिहाजा जो बुजुर्ग हैं उनके देखभाल की बहुत सख्त जरूरत है, बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में जैसा कि हमने आपको बताया कि 3200 के पार संख्या चली गई है। 1800 एक्टिव मामले हैं। 68 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है इस खतरनाक वायरस की वजह से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज बैठक करते हैं टीम 11 के साथ। आज भी उन्होंने समीक्षा बैठक की और इस बैठक में श्रमिकों, कामगारों को काम देने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने यह कहा है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर किसी भी कामगार या मजदूर को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लाखों की संख्या में जो प्रवासी मजदूर भाई हैं इन्हें उत्तर प्रदेश लाया गया है और भी तमाम ट्रेन हैं जो चल रही हैं, जो कल तक, आज देर रात तक उत्तर प्रदेश पहुंचेंगी आने वाले 1-2 दिन में। तो लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि बड़ी संख्या में लोग जो उत्तर प्रदेश के बाशिंदे हैं वो अपने घर लौट पाएं। कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की थी मजदूर भाइयों से कि कृपया करके पैदल न चलें, कृपया करके साइकिल से न चलें। सरकार उनको लाने के लिए व्यवस्था कर रही है, रणनीति बनाई जा रही है। बहुत सारी जगहों से लोग लाए गए हैं और बहुत सारी जगहों पर जो है गाड़ियों को, बसेस को, ट्रेन को भेजा गया है जहां से लोग वापस आ सके। आज उत्तर प्रदेश में जो अध्यादेश लाकर श्रम कानूनों में बदलाव किया गया उसको लेकर सियासत गरमाई रही। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार का कहना है, सरकार में बैठे लोगों का कहना है कि हम इसे मजदूरों के हितों के लिए लेकर आए हैं। इसमें जैसा विपक्ष कह रहा है वैसी कोई बात नहीं है। तो इन सारे मसलों पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम बहुत जल्दी से परिचय करा दें। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे साहब इस डिबेट में हैं। हमारे साथ अभिषेक राज, कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ गौरव चंदेल, विश्लेषक, आज की इस डिबेट में हैं। हमारे साथ राकेश कुमार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज की डिबेट में हैं। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर सौरभ जो है वो, जो डॉक्टर अंकित सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर।
वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सिन्हा, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सपर्ट की राय के नाते आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें ये बताएं कि संभवतः ये दूसरा मौका है जब 4000 के आसपास, 4000 से ज़्यादा केसेस 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, इस बीच में डॉक्टर गुलेरिया की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और वो आने वाले दिनों के लिए हमें लगातार चेतावनी दे रहे हैं, अलार्म कर रहे हैं। आज उन्होंने अहमदाबाद में, जब वो दौरे पर थे, होम मिनिस्ट्री ने उनसे कहा था कि वो अहमदाबाद में जाएं और वहाँ की स्थिति को देखें। कोरोना के चलते गुजरात की स्थिति भी कोई बेहतर नहीं है, डॉक्टर सिन्हा आप अच्छे से जानते हैं, जिस वजह से डॉक्टर गुलेरिया को विजिट पर वहाँ भेजा गया था। तो अब ये जो स्थिति बन रही है, इसे किस निगाह से आप देख रहे हैं? और जो पूरी मेडिकल फर्टिनिटी है डॉक्टर सिन्हा, उसके भीतर क्या चिंता है आने वाले दिनों को लेकर? और इस तरह से अब देखिए, अब 1,500 2,000 का भी मामला नहीं रह गया। अब हम देख रहे हैं कि 2800, 3200, 3500, इवन 4000 केसेस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर सिन्हा देखिए राज जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर, प्लीज बोलिए। हाँ, जैसे कि आप जान रहे हैं कि अब डेली का अगर हम देखें तो हमारा जो डबलिंग रेट भी है वो अब कम होने लगा है। जैसे हम पहले कहते थे कि हम बढ़ते बढ़ते हम 14 दिन तक भी पहुंच गए थे मई के स्टार्टिंग में जी। बट उसके बाद से जो केसेस बढ़ने स्टार्ट हुए हैं, थोड़े से हमारे लिए चिंता का विषय जरूर है। और दूसरी बात और भी है कि जो अगर हम जो डेथ देख रहे हैं, डेथ पर मिलियन भी देखें तो अभी भी इंडिया भले ही बहुत कम है। अगर हम डेथ पर मिलियन देखें तो 1.4 डेथ है पर मिलियन ऑफ पीपल जो इंडिया के हैं, जो चाइना के 3.4 से भी कम है, और बाकी जो देश हैं जहाँ पे 8 और 10 हैं उनसे काफी कम है। लेकिन जो चिंता का सबब है वो इसलिए है क्योंकि जो पहले ये डेथ पर मिलियन जो था वो 1.1 था, जो अब बढ़ के 1.3 1.4 की तरफ जा रहा है जी। तो राइजिंग ट्रेंड जो ये डेथ पर मिलियन का हो रहा है, एक वो ट्रेंड की मृत्यु दर भी बढ़ रही है, केसेस के नंबर बढ़ रहे हैं। तो एक तो हमें ये भी लग रहा है कि शायद आईसीएमआर में भी अब इस पे सोचना पे मजबूर हो गए हैं और वो शायद स्टडी करने जा रहे हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो नहीं हो रहा है। जो हॉटस्पॉट एरिया है जहां से अगर आप ये केसेस भी देखिए, जो जहां पर नेगेटिव थे वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से बाढ़ आ गई है वहां पे, लेकिन केसेस जहां से आ रहे हैं ये नंबर भी वहीं से बढ़ के आ रहे हैं। अगर आप सारे केसेस की डाटा निकाल के देखें तो आप देखिए कि मुंबई से केसेस डेली आ रहे हैं और वहां पहले जो 300 थे अब वो 600 900 तक भी पहुंच जा रहे हैं जी। दिल्ली से केसेस डेली आ रहे हैं। तो जो एरिया पहले से ही जहां पे केसेस हॉटस्पॉट, रेड हॉटस्पॉट एरिया था, अमूमन जो मैक्सिमम केसेस जो हमारे आ रहे हैं वो उन्हीं एरिया से आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी होना स्टार्ट हो गया हो। डॉक्टर सिन्हा, हम जानना ये चाहते हैं कि देखिए, आईसीएमआर जब आधिकारिक तौर पर बात रखेगा तब रखेगा, और जैसा कि आपने कहा कि वो इस बात पर स्टडी कर रहा है, हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में एक निर्णायक कोई स्थिति आईसीएमआर की तरफ से सामने आए। लेकिन एक एक्सपर्ट के नाते हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि लगातार आपने कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात को इनकार किया है, ये आशंका जाहिर करते हुए कि अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो ये खतरा आगे हो भी सकता है। अब हम देख रहे हैं कि 4000 के आसपास केसेस हैं और जो डेथ्स हो रही हैं उसका नंबर, उसका परसेंटेज भी आप बता रहे हैं। आप इस बात से कितना आशंकित हैं डॉक्टर सिन्हा कि ये कम्युनिटी ट्रांसफर या लोकल ट्रांसमिशन इसका हो गया हो या हो जाए आने वाले 1-2 दिनों में? आपकी निजी राय क्या है? आप इससे कितना चिंतित हैं सर? देखिए, जिस तरह से केसेस ये रेड जोन्स में बढ़े हैं और मैंने जैसे बताया कि अमूमन उन्हीं जगह पे बढ़े हैं जहां पहले से ही केसेस थे, तो उस तरह को देखते हुए मेरी अपनी निजी राय जरूर है कि शायद जो है, जो हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन से अभी तक जो डर रहे थे वो शायद होना स्टार्ट हो गया हो। मेरा ये कहने का ये मेरी अपनी निजी राय है। इसमें क्योंकि मैं प्रमाण या ये ऐसा हमें नहीं कर सकता कि ये साक्ष्य है। नहीं, बिल्कुल निजी तौर पर अपना एक निजी ऑब्जर्वेशन आप रख रहे हैं। हमने दर्शकों से कहा आपसे प्रश्न करते हुए कि आईसीएमआर की एक आधिकारिक राय आएगी आने वाले दिनों में, वो उस पर स्टडी कर रहा है, लेकिन आप अपने तजुर्बे से बिल्कुल अपना निजी विश्लेषण रख रहे हैं। इसलिए प्लीज बोलिए कि आपको क्या लग रहा है, आप कितना आशंकित हैं, प्लीज बोलिए। देखिए राजू जी, जिस केसेस अचानक से इतने बढ़ रहे हैं और उसमें से भी बहुत केसेस जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो और
चूंकि अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन अचानक से इस तरह के केसेस का बढ़ना जो है मेरी इस शंका को जरूर बढ़ा रहा है कि कहीं ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो स्टार्ट ना हो चुका हो इन जगहों पे, शायद इसी वजह। और क्योंकि अगर ये केस मैं कहता किसी नई जगह से आ रहे होते तो मेरी शंका थोड़ी सी धूमिल भी होती, बट चूंकि ये केसेस उन्हीं एरिया से आ रहे हैं जो रेड जोन एरिया हैं पहले से ही जी, तो इस तरह से देखते हुए मेरा अपना निजी राय जरूर लग रहा है कि शायद जो है ये कम्युनिटी इन एरियाज में कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो चुका हो। अच्छा, ऐसा आशंका आपको है। हम एक बात डॉक्टर सिन्हा और जानना चाहते हैं। अब 1-2 दिन पहले ये रिपोर्ट्स आई हैं, आज और कल बहुत ज़्यादा इस पर बात हुई है कि ये जो वायरस है इसका जो इन्फेक्शन का दायरा है वो भी बदल रहा है या बढ़ रहा है। जैसे कल और आज इस तरह की रिपोर्ट्स आई कि आँख के जरिए भी ये हो सकता है, यानी कोई सिम्टम आँख में भी दिखाई दे सकता है। इसके अलावा ये भी पता लगा कि ये स्पर्म के ज़रिए भी फैल सकता है। इसके अलावा ये भी पता लगा कि ये दूसरे और शरीर के हिस्सों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। इसके बारे में क्या जानकारी है? क्या ये ऑथेंटिक है या फिर अभी केवल आशंकाएं ही जाहिर की जा रही हैं? देखिए राजीव जी, जो आंख से फैलने का है वो तो बहुत पहले से ही मालूम है कि जहां पर भी इस वायरस को म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन जहां या बाइंडिंग कर सकता हो उस एरिया के लिए, और जो भी एरोसॉल जनरेटेड डिजीजेस होती हैं वो इस तरह की म्यूकस से जा सकती हैं। तो जो आईज का म्यूकस है मेम्ब्रेन है उस पे वो, इसलिए हम जो आप अगर पीपी किट अगर आप पहन रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि उसमें हम एक आपको आंखों पर भी एक कवच जो है, चश्मा जो हम जरूर पहनाया जा रहा है। इसीलिए पहनाया जा रहा है क्योंकि ये आंख के थ्रू भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो गलत नहीं है। हाँ, एक जो रिपोर्ट आई थी कि शायद जो है सीमेन में भी देखा गया है, ठीक है, वो एक रिपोर्ट है अभी, तो उसकी अभी वो बाकी लोगों में भी ऐसा हुआ है ये अभी कंफर्म नहीं है जी। तो जहां पर भी जो बाह्य शरीर जहाँ पे में जहां पर भी ये आपको, जैसे कि अगर हमारे शरीर में कुछ कट जाता है और वो ओपन हो जाती है, कोई स्किन है, नॉर्मल स्किन के थ्रू ये नहीं जा सकता है, लेकिन वो स्किन अगर कट जाती है तो वो अवेलेबल हो जाती है उस एरिया के थ्रू जाने के लिए, तो उसके थ्रू भी जा सकता है। तो ऐसे एरिया जहां पे ये डायरेक्टली म्यूकस मेम्ब्रेन के उसमें आता है, कांटेक्ट में आ सकता है, उस एरिया से ये संक्रमित कर सकता है इस व्यक्ति को, कर सकता है। डॉक्टर सिन्हा, हमारे साथ और भी तमाम सम्मानित मेहमान जुड़े हुए हैं, अभिषेक जी, चंद्रमोहन जी और हमारे साथ गौरव चंदेल साहब जुड़े हुए हैं। हम उनके पास जाना चाहते हैं, लेकिन 1-2 और प्रश्न है जो हम आपसे ज़रूर लेना चाहते हैं। हमने पिछले 3-4 दिनों में देखा है कि ऐसे केसेस की संख्या बढ़ी है, ख़ासतौर से दिल्ली में दिल्ली पुलिस के जो हमारे कोरोना योद्धा थे अमित राणा, उनकी जिस तरह से मृत्यु हुई आपकी जानकारी में होगा। और भी जगह से इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि 3-4 दिन पहले ही उनको वो संक्रमित हुए या उन्हें कोई लक्षण दिखा और 2-3 दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई या वो काल के गाल में चले गए। इन घटनाओं को किस नज़रिए से देखा जाए? क्या ये वायरस जिसको कहते हैं अपनी इन्फेक्शन की जो स्पीड है उसको बढ़ा रहा है, जल्दी डैमेज कर रहा है, या फिर उन लोगों की कोई हिस्ट्री रही और जिस वजह से ऐसा हुआ? यानी 2 दिन पहले ही कोई व्यक्ति संक्रमित हो, उसमें लक्षण दिखें, 2 दिन के बाद ही उसकी ऑल ऑफ सडन डेथ हो जाए, इसे किस निगाह से कोरोना के नज़रिए में देखा जाए डॉक्टर सिन्हा? देखिए राजीव जी, जो मुझे ये केस जो राणा जी का बहुत ही दुखद है, लेकिन उस केस के बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। मे बी जो हम कहते हैं, जो हम लक्षण जो ये आए हैं, क्योंकि तुरंत नहीं होता है कोई भी वायरस जो जाके तुरंत ये नहीं रहता है। बस अगर उन तरह के पेशेंट्स में जो है कि अगर हम संक्रमण हो और जो सिम्टम आना स्टार्ट हो और सिम्टम आने के 2 दिन में अगर जाता है, तो जनरली जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनमें ये ज्यादा देखा गया है। जिनकी इम्यूनिटी ठीक है वो शायद जो हम कहते हैं कि हम इग्नोर कर देते हैं, हम अपनी ड्यूटी करते हुए शायद हम उस चीज को इग्नोर कर जाते हैं कि ये हमें तो हो नहीं सकता या ये लग नहीं रहा है। कई बार ऐसा भी है, हमारे पास में भी जो केसेस आए हैं, जो पॉजिटिव आए हैं, उनमें भी यही रहा गया है कि जो सिम्टम्स जो है वो 5-7 दिन पहले आने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन लोगों ने इसको इग्नोर किया और वो जब बिगड़ जाता है, जब सांस लेने में तकलीफ होने लग रही है, तब हमारे पास वो ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, तो वो लोग जो समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी शायद उस सिम्टम्स को कि ये किस तरीके से हो रहा है उनको। जी,
डॉक्टर सिन्हा, हम ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर गुलेरिया ने 2 दिन पहले जो प्रतिक्रिया दी जून जुलाई को लेकर और आज जो उन्होंने कहा, उसे किस लिहाज से देखा जाए। हम लोग बार बार ये जानने की कोशिश कर रहे थे, ख़ासतौर से आपसे, कि क्या अभी हाई टाइम आ गया है, क्या अभी पीक आ गया है। तो लगातार ये बताया जा रहा था दुनिया के परिप्रेक्ष्य में कि अभी हम बहुत कम हैं, और वाकई हैं भी अगर हम आंकड़ों को देखें तो। डॉक्टर सिन्हा, अब जो ये एडवाइजरी या चेतावनी उनकी है कि हम जून जुलाई में पीक पर जाएंगे, इसके मद्देनज़र हमें क्या क्या सेफ्टी, क्या क्या एहतियात की ज़रूरत है जिनको करना ही करना चाहिए। आज उन्होंने अहमदाबाद में कहा कि साहब अब ये हमारे घरों के बड़ा करीब पहुंच गया है, बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखना है। ये घरों के बड़ा करीब पहुंच गया, इसका अर्थ क्या हुआ मेडिकल भाषा में? देखिए, जो डॉक्टर गुलेरिया सर कहना चाह रहे हैं बेसिकली यही है कि अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करें तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है, घरों के करीब पहुंचना जो है, एक तरह से ये कहना है कि अगर हमने इसको अभी भी थोड़ा जो चांस है जहां पे ये नहीं हुआ है, वो उस जगह पे अगर हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन के होने का डर है, तो उस चीजों के लिए अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकना है तो जो सारी चीजें हैं जो भी, जिसलिए कि अगर आप देखें जो एडवाइजरी जारी की जा रही है, हमेशा कहा जा रहा है कि जो 65 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, या जो तो कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटीज लाइक डायबिटीज है, हार्ट के पेशेंट्स हैं, या कोई भी है, कैंसर के पेशेंट्स हो गए, या किसी तरह के पेशेंट्स जो हैं जिनकी उम्र ज्यादा है, या बच्चे हैं, उनको बाहर जितना कम से कम निकाला जाए और उनका जो अवधि है बाहर में जाने का वो कम से कम रहे, ताकि वो फैले ना। क्योंकि इन लोगों में फैलने का मतलब है कि चांसेस जो होते हैं, मृत्यु दर जो है इन लोगों में काफी ज्यादा है जी। तो और इसीलिए, और दूसरा बात जो उन्होंने कही थी कि जून जुलाई के लिए पीक आएगी, मैं भी इस चीज से इंकार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपने देखा जाए, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि हमारा जो एक्सप्लोजन जरूर नहीं हुआ है, लेकिन हमारा ग्रोथ रेट जो है वो नीचे तभी जाएगा जब जो अभी भी हम जो डेली केस या जो हम कहते हैं 1 जो हमारा क्वेश्चन मार्कर है वो 1.3 to 1.4 के करीब में है, जब तक ये 1 के पास नहीं आता है तब तक जो कर्व जो होता है वो फ्लैट नहीं होगा जी। और मैंने जैसे आपको परसों या जो हमारी लास्ट बात हुई थी तो हमने यही बताया था कि अर्लियर जो 1.1 तक पहुंच जरूर गया था, लेकिन लास्ट के 10 दिनों में ये 1.3 से 1.4 1.5 तक पहुंच रहा है दोबारा, जो ग्रोथ रेट जो हम कहेंगे, जो रेट हमारा कह रहे हैं। तो इस वजह से जो ये रेट देखते हुए हमें ये लग रहा है कि आने वाला समय जो है उसमें उतना ही महत्वपूर्ण है जिस तरह से हमने ये लॉकडाउन में पालन किया है सारी चीजों का, और हमें अब और ज्यादा अपने आप को सेफ रखना है और ज्यादा अपने आप को ये सारी चीजों को फॉलो करना है, क्योंकि हम लॉकडाउन बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। तो अपने जीवन में जो ये सारी जो चेंजेस हुए हैं उनको आप ये मान लीजिए कि कोरोना हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, और इससे हमें बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना है। राजू जी, देखिए दवा नहीं आई है और मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, इसे हमें मान के चलना है कि ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, और इससे बचने के जो तरीके हैं उसको भी हमें अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना पड़ेगा जी। तो हमें इस कोरोना वायरस को ये मानकर, जैसा कि डॉक्टर सिन्हा कह रहे हैं कि फिलहाल ये हमारे जीवन का अंग बन चुका है, तो सावधानी और एहतियात को भी हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा, और कोई चारा और कोई रास्ता फिलहाल कम से कम नहीं है। और बार बार डॉक्टर सिन्हा यही एडवाइस कर रहे हैं, यही अपील कर रहे हैं। प्राइम न्यूज़ भी आपसे लगातार यही अपील दोहराता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिन्हा, वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। डॉक्टर अंकित सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए थे, और मौजूदा वक्त में कोरोना वायरस, इसका कर्व, ये मामले जहां पर खड़े हैं और जो सवाल उठ रहे हैं उनका उत्तर, उनका आंसर करने की उन्होंने कोशिश की। अब हम पॉलिटिकल पैनल पर चलते हैं, लेकिन हम चंद्रमोहन जी और अभिषेक जी को जोड़ें इससे पहले एक बार हम गौरव चंदेल जी की राय लेना चाहते हैं, उसके बाद हम पॉलिटिकल पैनल पर चलेंगे। गौरव जी, पिछला हफ्ता पूरा जिस तरह से गुजरा है और मामले जिस तरह से बढ़े हैं, 2 बार ऐसा हो चुका है कि 4-4 हज़ार के तादाद में मामले भारत में बढ़े हैं। बहुत सारी आशंकाएं
आने वाले वक्त के लिए जाहिर की जा रही हैं, और वो आशंकाएं मात्र नहीं है, उनमें बहुत सारी सच्चाई है, क्योंकि हम केसेस का डेवलपमेंट देख रहे हैं। ऐसे में इस पूरे वक्त को आप कैसे देखेंगे और क्या कहेंगे दर्शकों को कि साहब ये जो बार बार बात कही जा रही है कि अगर कोरोना हिस्सा बन चुका है तो सावधानी को भी हिस्सा बनाना होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि लंबे वक्त में आदमी उतनी सावधानी बरत नहीं पाता और नहीं बरती जा रही। ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि ये चुनौती तो है और आगे रहने वाली है, तमाम एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं। देखिए राजीव जी, अभी जो फिलहाल मैं पिछले 10 दिनों से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जिस तरीके से आंकड़े कुछ सामने आए हैं, अगर आप पिछले 10 दिन देखेंगे तो बहुत भयावह स्थिति की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। चाहे हम कितना भी कह लें कि डबलिंग रेट काफी कम है या जो मृत्यु दर है वो कम है, लेकिन मैं बताऊंगा कि मृत्यु दर भी, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला, वो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गई है। कुछ पॉइंट्स में ही सही, बट बढ़ना चालू हो गई है। जहां तक बात रही कम्युनिटी ट्रांसमिशन की, तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर के मैंने काफी सारी, अभी पिछले 3-4 दिन के अंदर जितने भी मेरी रिसर्च रही है इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर, उसमें मैंने देखा कि कई सारी जगहें हैं, दिल्ली और मुंबई की, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, एक बात बिल्कुल सही और स्पष्ट है, डॉक्टर साहब की बात को मैं दोबारा दोहराऊंगा कि ये हो भी उसी जगह से यही सारे आंकड़े आ रहे हैं जहां पे ऑलरेडी कोरोना वायरस ने पहले से काफी ज्यादा तबाही मचाई हुई है। तो बात अगर करें कम्युनिटी स्प्रेड की, कम्युनिटी ट्रांसमिशन की, तो मुंबई और दिल्ली के अंदर भी, जैसे तुगलकाबाद है, वहां पे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि 50 के आसपास केसेस, 57 के आसपास केसेस वहां पे हुए हैं। तो धीरे धीरे अब जो भारत है वो सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज की तरफ धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया है। और बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके का म्यूटेशन राजीव जी वायरस के अंदर हुआ है, जिस तरीके से उसने अपने आप को ढाल लिया है लोगों के बीच में, उस हिसाब से तो ये चीज कहीं ना कहीं बात किसी हद तक जायज लगती है कि हो सकता है आने वाले समय के अंदर हमें इसी के साथ ही किसी ना किसी तरीके से लड़ते रहना पड़े या जीना पड़े। और सिर्फ लड़ते रहना और इसके साथ जीना ही सब कुछ नहीं है राजीव जी। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अब जो तरीके हैं, मतलब जो अब एक तरीके से जब हाथ धोना हो गया, सैनिटाइज करना हो गया चीजों को, और सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, वो आप एक तरीके से मान सकते हैं कि अब आप इसको कह सकते हैं कि इट इज अ न्यू नॉर्मल। आने वाले समय के अंदर जिंदगी कुछ इसी तरीके की, इसी प्रकार की होने वाली है। और सरकारों की जहां तक बात रही, सारे ही राज्यों की सरकारें इस पर काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके का जो म्यूटेशन है, क्योंकि ये जो वायरस है राजीव जी, मैं आपको एक चीज मेंशन करना चाहूंगा। एक बायोलॉजिस्ट का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था और उसके अंदर उन्होंने बताया कि ये जो वायरस है ये कोई नेचुरल वायरस नहीं है कि किसी जानवर से अचानक से आ गया। और उनके अनुसार एक किसी भी वायरस को इस स्थिति तक आने में जहां पे वो 1 to 1 स्प्रेड हो सके और इतना तेजी से स्प्रेड हो सके, करीब करीब काफी टाइम लग जाता है, लाइक 100 सालों से लेकर के 800 साल तक उनके अकॉर्डिंगली उनका मानना ये है कि ऐसा होता है। लेकिन ये जो वायरस है, उन्होंने बताया कि मैनिपुलेटेड वर्जन ऑफ द वायरस, तो जो वायरस था उसको मैनिपुलेट किया गया। अब किस वजह से किया गया, कैसे हुआ, लेकिन आज की स्थिति जो है वो बहुत ही भयावह है। और हम सबको ही एकजुट होकर के अपने इस नए तरीके को जीने के अपनाना पड़ेगा, अपनी पुरानी चीजों को, पुरानी आदतों को पीछे छोड़ना पड़ेगा अगर हम जीना चाहते हैं तो। और अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो चंदेल साहब कृपया करके रहिए आप हमारे साथ राकेश कुमार जी संभावित विश्लेषक जुड़ चुके हैं, हम उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। अभिषेक जी और चंद्रमोहन जी हम तुरंत उसके बाद आ रहे हैं, उसके बाद हम पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं लेंगे और जो कुछ हो रहा है कोरोना वायरस और सियासत में उस पर बात करेंगे। राकेश जी, क्या ओवरव्यू है अब, क्योंकि उम्मीद ये थी और जाहिर है कि इच्छा भी ये थी, क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो रहा है कि साहब चीज़ें थोड़ा सा कम होंगी, राहत देंगी, लेकिन जिस तरह के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, जिस तरह से डेथ टोल बढ़ रहा है, जिस तरह से एक्सपर्ट्स चिंता जाहिर कर रहे हैं राकेश जी, मामला गंभीर ही ज़्यादा हो रहा है आने वाले वक्त के लिए, बजाय इसके कि हमें कोई फौरी राहत मिले या कोई अच्छी खबर सुनाई दे। ऐसे में भविष्य को आप कैसे देखते हैं? देखिए अजीत जी, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से आंकड़े दिन प्रतिदिन बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे ये तो साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में भी ये जो कोरोना। जी बोलिए, हम आपको सुन रहे हैं, प्लीज बोलिए। ये तो सच्चाई है कि जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में भी कोरोना की जो लड़ाई है वो बहुत लंबी चलेगी। और 2 महीने हो गया, भारत के अंदर भी आप देखें कि हर समुदाय का जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं जूझ रहा है अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अपनी दिनचर्या को किस तरीके से वो उसमें
पार पा सके। और आप ये देखें कि जो वैक्सीन की भी जो बात आई है, वो जिस भी देश ने वैक्सीन बनाने की बात कही है, उसने साथ में ये भी कहा है कि वैक्सीन हो सकता है कि दिसंबर या दिसंबर के बाद का भी समय लग जाए। तो ये बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन अगर हम अभी के करंट स्टेटस की बात करें, तो जिस तरीके से कई प्रदेशों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो या दिल्ली हो और पंजाब हो, जिस तरीके से आंकड़े जो हैं वो बहुत चिंताजनक हैं। और जिस गति से अब आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे हम एक बात स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अब हिंदुस्तान के हर एक नागरिक की जिम्मेवारी बनती है कि वो कोरोना वायरस के लिए उसी चीज को वैक्सीन माने, जैसा कि आज हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि हमें सोशल डिस्टेंस को ही अभी वैक्सीन मानना पड़ेगा। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग हम नहीं करेंगे तो हम कोरोना वायरस से हार सकते हैं। कोरोना वायरस से जीतने के लिए जो सबसे बड़ा, अगर हम कहें, रामबाण है, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क है, अवेयरनेस है। हमें एक दूसरे से दूरी बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस गति से, जिस गति से पिछले एक हफ्ते में आप देखें, दिन प्रतिदिन 2 से 3 हजार का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, अगर इस गति से आंकड़ा बढ़ता रहा तो मैं ये सोचता हूं कि जो आने वाला लॉकडाउन 0.3 था, वो 17 मई तक कहीं ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाए कि ना चाहते हुए भी सरकारों को, चाहे वो प्रदेश सरकार हो या वो केंद्र सरकार हो, उसको लॉकडाउन फॉर भी करना पड़े। आपको है ऐसी आशंका, आपको है क्या राकेश जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राजीव जी, ये आशंका इसलिए है कि ये आंकड़े बोल रहे हैं। आप देखिए कि जब लॉकडाउन 1 हुआ तो हमारे देश में 1000 का भी लोग संक्रमित नहीं थे। जब लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन 2 आया तब 15,000 का आंकड़ा था। जब लॉकडाउन 3 स्टार्ट हुआ तो 39,000 समथिंग का आंकड़ा था। और अभी आप देखिए कि 17 को लॉकडाउन 3 कंप्लीट होना है और आंकड़ा 60,000 के आसपास पहुंच चुका है। तो आप ये सोचें कि जब आंकड़ा 1000 था तब पूरे भारत को लॉकडाउन किया गया, जब आंकड़ा 14,000 था तो पूरा भारत लॉकडाउन रहा, जब आंकड़ा 39,000 था तो लॉकडाउन रहा। तो आंकड़ा अगर 17 मई को ये 60,000 पार हो गया तो ये निश्चित है कि सरकारों को कुछ सख्त कदम भी उठाने पड़ सकते हैं। सर, 59,000 के पार तो अभी चला गया है राकेश जी, 59,000 के पार तो आज ही चला गया है। देखिए, और कल बहुत संभावना, बहुत आशंका यही है कि 60,000 के पार होगा। देखिए राजीव जी, मैं थोड़ा आशावादी हूं। मैं तो ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आंकड़ा कम बढ़े, लेकिन ये निश्चित है, ये संभव है। और मुझे आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि अगर आंकड़ा बढ़ा तो प्रदेश सरकार और भारत सरकार लॉकडाउन और भी करेंगी, क्योंकि लोग जब तक सजग नहीं होंगे। लेकिन सर राकेश जी, अब तो हम लोगों ने बात भी की कई बार कि सरकारों को अर्थव्यवस्था की भी साथ साथ चिंता हो रही है। तो क्या ये फिजिबल होगा जो आप आशंका जाहिर कर रहे हैं? और वो सही है, उसका एक ग्राउंड है, उसका आधार है। आप कह रहे हैं कि साहब जब 1000 था या 14,000 था तब हमें करना पड़ा, तो अब जब 60,000 के पार होगा तब हमें क्या नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन अब इस वक्त चुनौती भी तो दोहरी है हमारे सामने। ऐसे में सवाल फिजिबिलिटी का भी है, व्यवहारिकता का भी है, वो कैसे मैनेज होगा फिर, ये चिंता है। देखिए राजीव जी, जो सरकारें होती हैं या जो भारत सरकार है, उसकी ये जिम्मेवारी है कि वो दोनों चीजों से लड़े। पहला, कोरोना वायरस से भी लड़ाई लड़े और साथ के साथ देश की जनता की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की भी लड़ाई लड़े। कैसे लघु उद्योग, कैसे छोटे उद्योग, किस तरीके से व्यवसाय, ये सब खुलें। तो इसके लिए हम तो बैठे हैं, हम तो सोच सकते हैं, लेकिन भारत सरकार हो या प्रदेश सरकारें हो, वो इन चीजों पे काम कर रही होगी कि अगर लॉकडाउन को कंटिन्यू करना पड़ा तो किन किन नियमों में छूट दी जाए ताकि बिजनेस भी चल सके, छोटे उद्योग भी चल सके। तो उसलिए कहीं ना कहीं आप देखिए राकेश जी, ये तो चूंकि आपने जिक्र कर दिया, ये आपने जिक्र कर दिया, इसलिए मैंने एक हाइपोथेटिकल सवाल आपसे पूछ लिया। तात्कालिक स्थितियों पर आपकी और हमारी निगाह रहेगी कि 15 तारीख को
14 तारीख को, 16 तारीख को सरकार क्या तात्कालिक निर्णय लेती है, उस हिसाब से हम और आप चीजों को देखेंगे और शायद वही बेहतर भी होगा। आप रहे हमारे साथ सर, पॉलिटिकल पैनल में हमारे साथ अभिषेक जी और चंद्रमोहन चौबे जी लगातार जुड़े हुए हैं। हम एक एक टिप्पणी लेते हैं और इस लॉकडाउन के अलावा जो सरकारें कर रही हैं या कर सकती हैं वो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जरा इस परिप्रेक्ष्य को टटोलते हैं। खासकर पिछले पूरे हफ्ते में श्रमिकों की, मजदूरों की चर्चा हुई है। बहुत कुछ किया भी गया है मजदूरों के लिए, कामगार वर्ग के लिए बहुत कुछ ऐसा है जो छूट भी गया है। अभी भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग जगहों से, चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो, मुंबई हो, गुजरात में अहमदाबाद हो, या फिर सूरत हो, या दूसरे देश के इलाके हों, जहां हमारे जो कामगार मजदूर भाई हैं वो परिवार समेत सड़कों पर निकल आए हैं या निकल आते हैं बीच बीच में। पुलिस उन्हें रोकने का काम करती है जबकि वो जाने की दुहाई देते हैं। सरकारों की तरफ से, खासतौर से उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से मजदूर कामगार भाइयों से यह अपील की गई है कि कृपया करके वो पैदल न चलें, साइकिल से यात्रा न करें, वो बसेस में यात्रा करें और उनके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है, भरोसा दिलाया गया है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन रोज ही अलग अलग राज्यों से ट्रेन आ रही हैं जो वहां से हमारे मजदूरों और कामगार भाइयों को लेकर आ रही हैं, लेकिन फिर भी परिवारों के सामने, मजदूर परिवारों के सामने एक संकट है और वो जो तस्वीरें होती हैं वो काफी एक तरह से भावुक करने वाली होती हैं इस पूरे वक्त में, जबकि 45-46 दिन का एक लॉकडाउन हो चुका हो और पहले से एक स्थिति चल रही हो, वो खुद भी संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें घर पहुंचने की उनकी इतनी तमन्ना या मजबूरी जो भी कहिए वो होती है कि वो पैदल ही बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं 6 साल 8 साल, पत्नी है, कहीं बुजुर्ग लोग हैं, साथ में सामान है और अब तो गर्मी भी पड़नी शुरू हो गई है, वो निकल पड़ते हैं। तो जाहिर है कि बड़ी मजबूरी होती होगी, वरना हम सब जो देखते समझते हैं उसमें सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है, होना नहीं चाहिए। हम इन विषयों को थोड़ा टटोलते हैं। चंद्रमोहन जी आपके पास आए, इससे पहले हम अभिषेक जी से एक टिप्पणी लेना चाहते हैं। अभिषेक जी, एक तो ओवरव्यू रखिए, ये जो 4000 आंकड़े बढ़े हैं और आने वाले दिनों को लेकर एक चिंता गंभीरता के साथ जाहिर की जा रही है उस पर, और दूसरा उत्तर प्रदेश में जितना कुछ हो रहा है श्रमिकों को लेकर, मजदूरों को लेकर, उस पर बताइए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने रोज ही अपील की है, एक तरह से उन्होंने दोहराया है और अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं अभिषेक जी मुख्यमंत्री की तरफ से कि किसी भी कीमत पर कोई भी मजदूर, कोई भी कामगार परेशान न हो पाए। बोलिए, क्या यह धरातल पर दिखता है? देखिए, धरातल पे जो असलियत है वो इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है, इतने दिन हो गए हैं और सरकार दावा कर रही है कि तमाम लोगों को लेके आया जा रहा है और सारी चीजें सुनिश्चित की जा रही है, मगर अभी भी पलायन आप देख सकते हैं। रास्ते पे लोग हैं, भूखे हैं और पैदल अपने घरों की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई हादसे भी जिस वजह से हो गए हैं जी, चाहे वो यूपी की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो। औरंगाबाद में हादसा हुआ, मध्य प्रदेश के तमाम लोग थे जिनकी वहां मृत्यु हो गई। तो सरकारें दावा जरूर कर रही हैं मगर वो जमीन पे नहीं पूरे हो पा रहे हैं और स्थिति ठीक नहीं है। और जहां तक कि 4000 जो नए केस आए, बहुत ही चिंता का विषय है। जिस तरीके से लॉकडाउन फ्री होने के बाद और केस बढ़ते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि तैयारियों में कोई ना कोई कमी रह गई है, कोई ना कोई लूपहोल रह गया है। क्योंकि जब इतनी सख्ती बढ़ती जा रही है, बताया जा रहा है कि इतनी सख्ती हर जगह बढ़ती जा रही है और हर तरीके के कार्य किए जा रहे हैं ताकि कि इस महामारी को रोका जा सके, मगर रुकने के बजाय वो और तेजी से बढ़ती जा रही है। और ये बात मैं जो विश्लेषक बता रहे थे और डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाली बात, तो बहुत ही चिंता का विषय है। इसके ऊपर सरकार को मंथन करना पड़ेगा। नहीं, हालांकि अभिषेक जी वो अपनी निजी राय रख रहे थे। देखिए, उनसे जो मैंने प्रश्न किया, उन्होंने खुद भी ये कहा और मैंने भी ये कहा कि आधिकारिक स्थिति ICMR रखेगा, उसे रखनी चाहिए और इसके लिए बाकायदा वो स्टडी कर रहा है। लेकिन डॉक्टर सिन्हा जो हमारे पैनल में जुड़े थे, वो एक निजी राय रख रहे थे एक मेडिकल एक्सपर्ट होने के नाते। प्लीज पूरा करें। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि अगर इस तरीके के केस बढ़ते चले जाएंगे तो स्थिति ठीक नहीं, इसका यही मतलब हो रहा है कि स्थिति अभी ठीक नहीं हो रही है, चिंता का विषय। क्योंकि देखिए, जनसंख्या के हिसाब से हमारी देश की जनसंख्या है 130 करोड़ लोग हैं देश भर में, और आप समझ सकते हैं कि इसका फैलना कितना खतरनाक हो सकता है। और अभी भी कोई वैक्सीन इसके ऊपर नहीं आया है, तो सरकार को चौकस होके और मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा।
जमीन पर चीजें देखिए अभी डिलीवर नहीं हो पा रही हैं। श्रमिक जो है बहुत ज्यादा परेशान है इस वक्त। और अभी पीपीई किट की जब तक बातें हो रही थी पिछली डिबेट में भी, देखिए पीपीई किट के घोटाले के बारे में पता चलता है कि जो कंपनी टेंडर लिस्ट में नहीं थी, जिससे टेंडर ही नहीं भरा, उसको कहीं टेंडर मिल जाता है, फिर बाद में शिकायत करी जाती है और आनंद फानंद में प्रशासन कार्रवाई करता है उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके की स्थिति अभी भी सामने आ रही है। तो कुल मिला के अभिषेक जी आपका आरोप ये फिलहाल कोई स्पेसिफिक न कहते हुए कि धरातल पर चीजें उतनी बेहतर नहीं है जितने दावे किए जा रहे हैं, यही ना? और खास तौर से क्योंकि देखिए पलायन अभी भी चालू है ना। देखिए महाराष्ट्र तो चाहे जितने भी राज्य हो, वहाँ पे ज्यादातर उत्तर भारत के श्रमिक भाई हैं, वहाँ पे काम करते हैं। और अभी भी आप देख रहे हो अपने घर नहीं ज्यादातर पहुंच पाए हैं। रेल किराए की जहाँ पिछली बार बात हो रही थी, आपने देखा होगा, तमाम वीडियो भी आए होंगे। और हमने लोगों की वहाँ सहायता करी है, लोगों को किराया दिया है, लोगों ने इस बात को कबूला है कि हमें किसी भी तरह की मदद सरकार द्वारा नहीं दी गई। तो हमें एक बात बताइए अभिषेक जी, चंद्रमोहन भाई के पास जाए इससे पहले, कि धरातल पर जो दिख नहीं रहा है वो इस वजह से नहीं दिख रहा है कि सरकार का जो डिलीवरी सिस्टम है उसे आप फेल या नाकामयाब मानते हैं, या फिर इस वजह से नहीं दिख रहा है कि ये चुनौती इतनी ज़्यादा बड़ी है कि सरकारें जो भी प्रयास कर रही हैं, जो भी कोशिश कर रही हैं, उसमें बहुत सारे लोगों तक सुविधाएं पहुंचते पहुंचते भी कुछ लोग छूट जा रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। जैसे बड़ा प्रयास किया गया है पिछले 4-5 दिनों से, तो लगातार प्रयास हो रहा है कि ट्रेनों के जरिए, बसेस के जरिए हमारे श्रमिक भाइयों को लाया जाए, लेकिन अलग अलग राज्यों में इन अनऑर्गेनाइज्ड मजदूर भाइयों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से सड़क पर एक दुखद स्थिति दिख जाती है, जिसका मैंने खुद भी जिक्र किया। तो क्या वजह है? वजह यह है कि आपको लगता है कि नहीं साहब सरकार कुछ कर नहीं रही है, हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, या फिर आपको यह लगता है ईमानदारी से कि नहीं साहब ये महामारी, ये समस्या, ये चुनौती इतनी ज्यादा बड़ी है कि कोई भी सरकार होती कुछ ना कुछ दिक्कत आनी थी, इनके सामने भी आ रही है, अच्छी बात यह है कि ये दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं? नजरिया बताइए, तुरंत चंद्रमोहन जी के पास चले, बोलिए। देखिए राजीव जी, इस बात में कोई दोहराए नहीं कि बहुत बड़ी महामारी है, उसको काबू पाना, जैसे मैंने कहा, जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से बहुत मुश्किल है। सरकारें अपने स्तर से प्रयास जरूर कर रही हैं, मगर जो बातें सरकारों द्वारा पेश करी जा रही है और कहा जा रहा है, उतना धरातल पे नजर नहीं आ रहा। मैं यही कह रहा हूँ, ये मेरा कहना नहीं है कि सरकारों ने काम नहीं किया है। यूपी की सरकार भी काम कर रही, महाराष्ट्र की भी सरकार जितना कहा जा रहा है उतना नहीं आ रहा है। ठीक है चौबे जी, हम कुछ और सवाल लें उससे पहले तो आप हमारे विश्लेषकों ने जो कहा और खासतौर से अभिषेक जी ने जो कहा उसका उत्तर दीजिए कि भाई जितना कहा जा रहा है उतना धरातल पर नहीं है। हालांकि सभी लोग, तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम विश्लेषक और खुद अभिषेक जी, विपक्ष के भी तमाम नेता ये मानते हैं कि ये चुनौती इतनी बड़ी है जो तुरंत काबू में नहीं आ सकती, प्रयास हो रहे हैं, लेकिन ये चिंता ज्यादा है कि जितना किया जा रहा है, जितना कहा जा रहा है, धरातल पर उतना दिख नहीं रहा है। ऐसा क्यों है? प्लीज आंसर करिए। नहीं, देखिए राजीव जी, अगर आप देखेंगे अन्य देशों की अपेक्षा और हमारी जिस प्रकार से हमारे देश की जनसंख्या है, हम विश्व के दूसरे नंबर की जनसंख्या हमारे देश की है, और उसके बावजूद भी पूरा अगर आप विश्लेषण देखें, सबको देखें, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ कम है। बढ़ जरूर रही है, लेकिन सुधार का भी हो रहा है। आज 29% के आसपास सुधार का रेट भी, रेटिंग भी बढ़ रहा है। तो कई प्रकार से बढ़ रही है। और रही बात अगर सरकार के द्वारा काम करने का, तो लगातार आप देख रहे हैं, चाहे विशेषज्ञों के अनुसंधान हो रहे हो, नए नए किस प्रकार से किटें बनाने की हो, चाहे आइसोलेशन बढ़ाने की हो, चाहे जो क्वारंटाइन केंद्र बढ़ाने की हो, संगरोध केंद्र बढ़ाने की हो, सरकार लगातार जो है इसमें बढ़ोतरी कर रही है। अगर आप पीछे जाएंगे उस समय की परिस्थितियां में कितना जो सुधार हुआ है, चाहे वो क्वारंटाइन करने का केंद्र हो, चाहे अस्पतालों का हो, या फिर जो है जांच टेस्टिंग का हो, लगातार बढ़ रहा है। लगातार हमारे उत्तर प्रदेश की तो सबसे अधिक टेस्टिंग हो रही है, आज लगभग 5000 के आसपास पहुंच गई है, जो 100 के आसपास हुआ करती थी। उसके बाद अगर आप देखें तो लगातार उनको खाने पीने की व्यवस्था जो है, पिछले बार जो है महीने में
जो राशन बांटने का था वो 20 करोड़ तक के लोगों को जो है पहुंचाया गया था। घर घर 20-20 किलो अनाज पहुंचाया गया था। जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनको भी अलग से व्यवस्था करके दिया गया। आज तुरंत त्वरित रूप से 5 लाख से अधिक राशन कार्ड उत्तर प्रदेश में बने, जिनके नहीं बने थे, मतलब त्वरित काम में। और रही बात अगर प्रवासी मजदूरों को, तो देखिए अभी तक उत्तर प्रदेश में 120 ट्रेनों से लोग आ चुके हैं। कल तक जो है हो सकता है 98 ट्रेनों से और भी लोग आ रहे हैं। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों से अपील कर रहे हैं, मार्मिक अपील कर रहे हैं कि आप लोग जहां भी हैं थोड़ा धैर्य रखिए, सरकार आपके लिए लगातार प्रयासरत है, थोड़ा सा और धैर्य दिखाइए। टोल फ्री नंबर है, उसके बाद हेल्पलाइन नंबर है, आप उन पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप उस पे लगातार उस पे अपना रजिस्ट्रेशन करके नाम दर्ज कराइए। अभी देखिए आयुष ऐप बनाया गया है जिसमें कई लोगों ने डाउनलोड किया। उसके बाद आज ही प्रवासी राहत ऐप बनाया गया है। इस प्रवासी राहत ऐप में राजीव जी उसमें सारा बायोडाटा है, कौन कहाँ का रहने वाला है, उसको क्या अनुभव है, उसका बैंक खाता, उसका कहाँ का रहने वाला है, मतलब पूरा इसमें डाउनलोड है। और जो प्रवासी आ जाएंगे उनको कहाँ पे काम, उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार कहाँ पे किस जिले में क्या काम करना है, किस उद्योग में लगाना है, वो भी पूरी तरह से तैयार हो रहा है। यही नहीं, अभी आपने देखा औद्योगिक में भी भाई उसमें भी अगर देखा जाए तो सुधार किया गया, क्योंकि परिस्थितियां भी भिन्न हो चुकी हैं वर्तमान परिस्थितियों में। पुराने नियमों से ही काम अभी नहीं हो सकता है, तो उसमें भी परिवर्तन किया गया है कि समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार इसमें पहले वाले नियम नहीं चलेंगे। तो अगर आप देखें तो सरकार लगातार इस पर लगी हुई है। और रही बात, देखिए अभी अभिषेक भाई कह रहे थे कि सरकार जो है ऐसे वैसे, अभी ये भूल गए थे कि थोड़ी देर पहले ही अभी महाराष्ट्र में जो घटना घटित हुई है, इनकी अध्यक्षा जी, राष्ट्रीय अध्यक्षा जी कह रही थी कि हम 15% जो है हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी दे रही है। तो 15% आप बताइए, जो अभी औरंगाबाद वाली घटना घटित हुई, देखिए उस पर राजनीति, लाशों पर राजनीति किसी को नहीं करना चाहिए। हमें भी ये बात नहीं कहना चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। हमें कहते हुए लेकिन दुख हो रहा है कि बताइए वो औरंगाबाद के ही, महाराष्ट्र के रहने वाले लोग, महाराष्ट्र में औरंगाबाद आता है, वहीं से लोग भुसावल से वो अपने घर जा रहे थे, और कहाँ इन्होंने ट्रेन में पैसे दिए, कितनों का इन्होंने टिकट कटवाया, वहां सरकार भी इनकी है, और वो महाराष्ट्र में ही जा रहे हैं। आप अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश से एक भी प्लान नहीं हो रहा है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो कहा वो नहीं सही है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल जिधर भी हो उनके उत्तर आने चाहिए। ये वक्त हम सब जानते हैं कि राजनीति का नहीं है, चुनौती का है, और चुनौती का मुकाबला एकजुटता के साथ होता है। इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। हम जरा विश्लेषकों को जोड़ें। राकेश जी और चंदेल जी, हम आपके पास आए। इससे पहले राकेश जी हमें ये बताइए कि क्या वाकई सरकारों की जो कोशिशें हैं वो कम हैं, प्रयास कम हैं, धरातल पर उतर नहीं रहे हैं, वही एक सिस्टम जो ढर्रे पर चल रहा है उसी का कोई ढर्रा हमको अभी भी दिखाई दे रहा है, या फिर सरकारें जितना प्रयास कर सकती हैं उतना प्रयास कर रही हैं? राकेश जी, जो मैंने यहाँ अभिषेक जी से कहा कि चुनौती और महामारी इतनी ज़्यादा बड़ी है, इतनी ज़्यादा व्यापक है कि कोई भी सिस्टम हो एक तरह से वो छोटा ही पड़ जाएगा। कितना ही आप करने का प्रयास करिए कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, वैसा ही हो रहा है। अच्छी बात यह है कि जो कमी रह जाती है या दिख जाती है उस पर तुरंत फोकस किया जाता है, उससे ठीक किया जा सकता है। किस तरह से आप देखते हैं, और क्या कोई ऐसा एरिया है राकेश जी जिस पर अभी तक फोकस नहीं किया जा रहा है? अगर वो है तो प्लीज बोलिए, कम से कम चंद्रमोहन जी तक, अभिषेक जी तक बात पहुंचेगी, ये बात प्रशासन में, सरकार तक जाएगी तो शायद वो बेहतर हो जाए। जी राजीव जी, इस समय अगर हम देखें तो जिस तरीके से सभी सरकारें अपने अपने प्रदेश के लोगों को पलायन करके वापस अपने प्रदेश में बुला रही हैं, इससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संकट भी सामने आएगा। वो संकट ये है कि जितने भी मेट्रो सिटी हैं वहां पर छोटे मोटे उद्योगों के अंदर दूसरे प्रदेशों से लोगों ने आकर वहां काम करते हैं। ठीक बात है। अब आप ये बताएं कि अगर आने वाले समय में 17 तारीख को लॉकडाउन खुल भी गया तो कहीं ना कहीं जो लाखों की संख्या में
सैकड़ों ट्रेनों के अंदर भर के लोग अपने अपने प्रदेश में पहुंच रहे हैं, तो जिस तरीके से लघु उद्योगों को शुरू करने के लिए जो मजदूरों की आवश्यकता होगी वो कहां से आएंगे? अगर कोई निर्माण अधीन बिल्डिंग में काम करने के लिए जब मजदूर ही नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा? तो एक ये भी समस्या बहुत विकराल रूप लेके देश के सामने आने वाली है। और इसी के विपरीत अगर हम दूसरी समस्या की बात करें तो हमारे चाहे हम बात करें बिहार की, चाहे हम बात करें यूपी की, चाहे हम बात करें झारखंड की, बहुत बड़ी लाखों की संख्या में बड़े बड़े प्रदेशों में लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए गए हुए थे जी। अगर लाखों की संख्या में 5-5, 6-6 लाख जिस तरीके से दूसरे प्रदेशों में रोजगार के लिए लोग फंसे हुए थे, वो अपने प्रदेश में जाएंगे तो उनको कैसे क्वारंटाइन किया जाएगा, उनको किस तरीके से उनको मेडिसिन दी जाएंगी, कहीं कोई संक्रमित आदमी ना पहुंचे तो क्या उस प्रदेश सरकार के पास इतने टेस्ट किट अवेलेबल हैं या नहीं? तीसरी बात हम ये देखें कि उनको ले जाने के लिए संसाधन सीमित हैं, लेकिन संख्या और आंकड़ा बहुत बड़ा है। इसीलिए प्रदेश सरकारें भी कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन उस कोशिश को धरातल पे लाने के लिए, उस कोशिश को लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ काम नहीं हो रहा। लेकिन एक एक ट्रेन करके निकलती है, लेकिन हर स्टेट में बहुत बड़ी संख्या में लोग दूसरे प्रदेशों के आए हुए हैं, तो एकदम से जाना भी संभव नहीं है। तो ये बहुत सारी कमियां हैं और उसी के साथ सभी सरकारें, चाहे वो भारत सरकार हो या प्रदेश सरकारें हों, अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए संसाधनों की कमी लगाएं या आप तालमेल में कमी लगाएं या कई पॉलिटिकल पार्टीज या प्रदेशों की सरकार में समन्वय में कमी लगाएं, तो जो चीज जितनी तेजी से होनी चाहिए थी उतनी तेजी से नहीं हो पा रही, उतनी रफ्तार उतनी स्पीड नहीं है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उतनी रफ्तार नहीं। एक बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही, उस पर हम चंद्रमोहन जी की प्रतिक्रिया चाहते हैं, आप पूरा कर लीजिए जो आप कहना चाह रहे हैं, हम चंदेल साहब के पास भी जाएंगे, बोलिए सर। जी बिल्कुल, मैं 30 सेकंड में ये अपनी बात और रखूंगा कि आप ये देखें कि जब से लॉकडाउन हुआ हम ये देखें कि कहीं ना कहीं चाहे वो प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, आज 45 दिन हो चुके समझिए आप, और अभी तक हम अपने दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए लोगों को अपने प्रदेश में बुलाने के लिए प्लानिंग और कुछ इंप्लीमेंट भी हुआ है तो वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सभी के ऊपर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, बिल्कुल ठीक है, ये चिंता होनी चाहिए और है और वाजिब है कि साहब 44-40 दिन हो गए, आप अब तक हमारे श्रमिक या मजदूर भाइयों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था नहीं कर पाए। अब कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन पहले हो जानी चाहिए थी, कम से कम उनका कष्ट, उनकी मुश्किलें थोड़ी कम होती। चंदेल साहब प्लीज बोलिए कि कैसे देखते हैं सरकारें जो प्रयास कर रही हैं इस सवाल को, वाकई क्या चुनौती इतनी बड़ी है? और एक इशारा जो किया यहाँ पर राकेश जी ने, जिस सवाल को लेकर मैं चंद्रमोहन जी के पास भी जाना चाहता हूँ, वो चंदेल साहब कि भाई 17 तारीख के बाद अगर आप कंडीशनल खोलेंगे भी अर्थव्यवस्था को बेहतर रखने के लिए, ठीक कम से कम रखने के लिए, तो फिर जो बड़े शहर हैं, खासतौर से जो औद्योगिक शहर हैं, वहाँ तो एक तरह से मैन पावर की, लेबर की बड़ा कमी हो जाएगी, और उस कमी की वजह से वो इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर पाएगी? क्या 17 तारीख के बाद का कोई रोड मैप, कोई रणनीति अभी से ज़हन में, दिमाग में है सरकार के, या होनी चाहिए? चंदेल साहब। राजीव जी बिल्कुल 17 तारीख के बाद की रणनीति पे हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा चर्चा में ये कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा कि अभी फिलहाल जो स्थिति है उसमें मैं थोड़ा सा, हमारे जो प्रतिनिधि थे अभी उन्होंने एक स्पष्ट बात कही कि संसाधन कम है और जो पॉपुलेशन है जिसको सर्व करना है वो ज्यादा है। देखिए मैं इसको जिस विजन से देख रहा हूं उस विजन से ये जो पर्टिकुलर पैंडेमिक है वो इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज तभी बन गया था क्योंकि इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर आप बात करें वो बहुत ज्यादा है, तो बहुत कम एरिया के अंदर काफी सारे लोग रहते हैं जिसकी वजह से कम्युनिटी ट्रांसमिशन या लोकल ट्रांसमिशन या 1-to-1 ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ता है। दूसरा क्या है कि श्रमिकों की जो बात है, देखिए सरकारें डेफिनेटली, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकारें हो, वो अपने एंड से इन चीजों को कर रही है। बस थोड़ी सी कमी जो सरकार को थोड़ा सा इंप्रोवाइज करना चाहिए वो यहाँ पे केंद्र को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो इस पलायन को लेकर के एक सेंट्रलाइज एक पूरा
रोड मैप तैयार करे जिसको सारे के सारे स्टेट्स को फॉलो करना पड़े। अभी क्या होता है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर, जैसा मैं देख रहा हूँ चैनल्स पे जितने भी प्रवक्ता रहते हैं और विश्लेषक रहते हैं, अभी ये सारा क्रेडिट गेम हो चुका है। अब एक जगह से बात इनिशिएट होती है, दूसरी सरकार उसके अंदर बीच में अपने आप को डाल करके वो क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। तो अभी अगर इन सब बातों को छोड़ करके केवल इस चीज के ऊपर फोकस किया जाए कि समस्या पर फोकस हो, चुनौती पर फोकस हो, बिल्कुल सही बात है, बोलिए। चुनौती पर फोकस हो, समस्या पर फोकस हो, क्योंकि अभी ना तो कोई इलेक्शन अपकमिंग है, तो इस चीज का कोई एजेंडा बनाने का भी कोई मतलब नहीं है कि सरकार अपना क्रेडिट है। तीसरा, इसके अंदर यह है कि एक सेंट्रलाइज रेगुलेटरी अगर इस चीज के ऊपर जारी कर दी जाएगी तो ऑब्वियसली पता होगा कि फंड कौन कर रहा है, केंद्र कर रहा है या राज्य सरकारें कर रही हैं। वैसे अगर आप संवैधानिक तौर से देखें तो डेफिनेटली ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जब तक वो उस राज्य के अंदर है तब तक एटलीस्ट, जैसे आप कहते हैं कि फर्स्ट एड उनको प्रोवाइड कराया जाए। जो बेसिक कारण आ रहा है वो ये कारण ये आ रहा है, जितने भी जैसे कि हम लोग लोकली भी कुछ एनजीओ के थ्रू काम करते रहते हैं तो ये चीज पता चलती है कि लोगों के पास देखिए कमाई का तो कोई स्रोत है ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ खाने के भी बहुत ज्यादा लाले पड़े हुए हैं। तो ये सिर्फ ये कोई जानबूझ के नहीं हो रहा है, ये किसी तरीके के प्रोपेगेंडा के तहत नहीं हो रहा है। इसके अंदर सिर्फ दिक्कत जो है वो इस घनत्व की है, मुश्किल है। सबसे बड़ी बात यही है चंदेल साहब, सबसे बड़ी बात यही है कि मुश्किल है, बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम जरा समय कम है, चौबे जी को इस सवाल से जोड़ना चाहते हैं। चौबे जी, देखिए, भविष्य को लेकर एक इशारा रखिए अगर जानकारी हो तो, क्योंकि राकेश जी ने जिस तरफ बात रखी वो बात बिल्कुल सही है और बहुत व्यवहारिक है कि हमें इंडस्ट्री को खोलना पड़ेगा। 17 तारीख के बाद कंडीशनल ही सही, बहुत सारी इंडस्ट्री जो उत्पादन से जुड़ी है उसे छूट मिली है, अभी भी लॉकडाउन 3 में भी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमारे मजदूर भाई हैं वो बड़ी तादाद में अपने घरों को जाना चाहते हैं, बहुत सारे चले गए हैं, बहुत सारे कोशिश में हैं, सरकारें उनको ला रही हैं। ऐसे में जब 17 तारीख के बाद कंडीशनल ही सही आप खोलेंगे तो आपको नहीं लगता कि मैन पावर की कमी हो जाएगी, और उस कम मैन पावर में हमारे उद्योग फिर कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? चौबे जी, इसको लेकर कोई रोड मैप है क्या? नहीं जी, बिल्कुल राजीव जी, अगर आपने देखा होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जब भी बैठक हुआ है तो सबसे इन परिस्थितियों पर चर्चा हुई है कि कहाँ पर उद्योग का क्या स्थिति है, मजदूर जा रहे हैं तो किस प्रकार से उनको कहाँ जो है उनका सदुपयोग करना है, किस प्रकार से करना है। केंद्र सरकार देखिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 बार, ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने कम समय में लगातार 4 बार मुख्यमंत्रियों से बैठक हुई हो, वहां के अधिकारियों से बैठक हुई हो, और बैठक हुई है तो उस बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि संकट है और बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ी महामारी है, लेकिन हमको इस संकट से, इस महामारी से ही अपना एक अवसर निकालना है, अवसर निकालना है। हमें उद्योगपतियों के लिए और बाहर से जो विदेशी निवेश आए हैं उनके लिए रास्ते बनाने हैं, उनके लिए रोड मैप बनाने हैं। हाई हम सब लोग मिलकर, आइए आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस प्रकार का रोड मैप बनाए जिसको सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए, जो है लोगों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं, किस प्रकार से नए नए रोजगार हम सृजन कर सकते हैं परिस्थितियों के हिसाब से वो। और आपने देखा होगा उसी रास्ते पर चलते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो ये आज जो प्रवासी राहत ऐप बनाया है तो उसमें सब कुछ है कि जो प्रवासी बाहर से आ रहे हैं वो किस उद्योग में थे, वो स्वास्थ्य में थे, चिकित्सा में थे, कपड़े की में थे, या फिर चीनी मिल में थे, या कहाँ थे, उसमें पूरा बायोडाटा उनका होगा, उनकी क्या योग्यता है, वो किस जिले के रहने वाले हैं, उनका पता क्या है, उनका बैंक खाता नंबर, यानी कि सारी परिस्थितियों को देखते हुए ये सब सरकार कदम, लगभग ऐसा नहीं है किसी उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा कदम उठा रही है, और राज्य भी उठा ही रही होंगी, सब अफसर का, सारी सरकारें जो है चिंतित है इस समय। जिस तरह की स्थिति है चौबे जी, सरकारों को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपना काम करना है, और सब इस बात पर सहमत हैं कि तमाम सरकारें, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, बाकी की राज्य सरकारें बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। कुछ एक चीज़ें जो छूट रही हैं उस सब पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सब लोग भी यही कह रहे हैं। आगे की एक रणनीति, आगे का एक रोड मैप ज़रूर होना ही चाहिए, क्योंकि तभी हम उस स्थिति से जूझ पाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रियाएं शेयर करने के लिए, रखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज़ पर खबरें जारी हैं।